गरीब माँ बेटी की जादुई करेले की बेल। ललिता बहुत देर से घर का चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन गीली लकड़ियों की वजह से चूल्हा जल ही नहीं पाता। अरे क्या करूं, चूल्हा तो जल ही नहीं रहा। अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना कैसे बनाऊंगी। ललिता चूल्हा जलाने की बहुत देर से कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश असमर्थ रह जाती है। तभी हरिया अपने सर पर सूखी लकड़ियों का बोझा लेकर आता है और ललिता के पास में उतार कर रख देता है। ये लो, इन सूखी लकड़ियों से खाना बनाओ, जल्दी बन जाएगा। जी आपने तो आज बहुत देर कर दी वापस आने में। इतनी देर कहाँ लगा दी। मालिक ने पैसे ही नहीं दिए थे तो क्या करता। इंतजार में वहीं बैठा रहा। जब उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए तो मैं वापस आया और आते वक्त मैं जंगल से लकड़ियां काटते हुए लेकर आ गया। चलो कोई बात नहीं, सूखी लकड़ियाँ आ गई है। मैं अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आप जाइए, मुंह हाथ धो लीजिए। इधर हरिया पानी से अपने हाथ को अच्छे से धो लेता है, जिसके बाद ललिता खाना बनाकर तैयार कर लेती है और अपनी बेटी और अपने पति को परोस देती है। अरे माँ, आपने अपने लिए खाना परोसा ही नहीं। आप भी खाओ ना। अरे मैंने तो पहले ही खा लिया था। बहुत जोरों से भूख लगी थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो मैंने चूल्हे पर ही बैठकर खाना खा लिया। तुम दोनों खा लो। ललिता की बात सुनकर हरिया समझ जाता है कि खाना कम पड़ने की वजह से ललिता खाना नहीं खा रही है, इसलिए वो अपनी थाली में आधा खाना छोड़ देता है। अरे मेरा पेट तो भर गया है, ये लो ललिता, ये खाना बच गया है। हरिया अपने खाने की प्लेट ललिता के आगे सरका देता है, जिसके बाद ललिता रसोई में जाकर बचा हुआ खाना खा लेती है। अगले दिन घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं होता। ललिता, इतने से पैसों में तो राशन भी सही से नहीं देगा लालू। ऊपर से घर में सारे मसाले भी खत्म हो गए हैं। अरे नमक तक नहीं है। पिताजी, आप इन पैसों से मसाले ले आओ। और मैंने अपने आंगन में कुछ करेले के बीज उगाए थे, उनकी बेलों में करेले उग गए हैं। माँ, आप आज करेले ही बना लो। ललिता अपनी बेटी नंदनी को प्यार करती है। चिंता मत कर बेटी, ये वक्त भी गुजर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ललिता आंगन से कुछ करेले तोड़कर उन्हें ही बना लेती है। वहीं हरिया भी मजा ले लेता है और उसके बाद खाना खाने के कुछ ही क्षण हरिया अपने काम के लिए निकल जाता है। ललिता घर के कामों में लग जाती है, वहीं नंदनी करेले की बेलों को पानी देने लगती है। काश के हम अमीर होते, हमारे ऊपर ये गरीबी ना होती। या फिर काश मैं कोई जादूगर नहीं होती तो इन करेलों को जादुई करेले में बदल देती। नंदनी ऐसा सोचकर बेलों को पानी देकर वहां से चली जाती है, लेकिन एक जादूगर ने उसके घर के ऊपर से उड़ते हुए ये सब सुन लेती है। इतनी प्यारी बच्ची है और कितना अच्छा सोचती है। क्यों ना मैं इसका सपना पूरा कर दूं। मैं इन करेले की बेलों को जादुई करेले की बेल बना देती हूँ। जादूगरनी ऐसा कहकर अपनी छड़ी घुमा देती है और करेलों को जादुई करेले की बेल बना देती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन भर वो बेले हर मिनट के हिसाब से बढ़ने लगते हैं और रात तक वो खूब बड़े हो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो करेलों की बेल घर की खिड़की और छत से घर के अंदर पहुंच जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है। हमारे घर में ये सारी करेले की बेल कहाँ से आई। माँ, कल तो आपने सारे करेले की बेल ऊपर से तोड़ लिए थे। ऊपर से ये बेल भी बहुत छोटी थी, लेकिन अचानक इतनी बड़ी कैसे हुई। अरे अरे, चिंता क्यों करते हो। अरे मैं हूँ ना, इन सभी बेलों को घर में से काट देता हूँ। इतने में ललिता, तुम खाने के लिए कुछ बना लो। हरिया सारी करेलों की बेलों को काट देता है, जिसके बाद वो खाना खाकर काम पर निकल जाता है। उस दिन भी उनके घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। दिन भर में वो बेलें भी बड़ी हो जाती है और फिर से घर के अंदर घुस जाती है। शाम को जब हरिया वापस लौट कर आता है तो फिर से उन बेलों को देखकर अचंभित रह जाता है। भगवान, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। खैर, अब हम क्या ही कर सकते हैं। ललिता, तुमने खाने में क्या बनाया है। कुछ भी नहीं बताया जी, मैं तो इंतजार कर रही थी। आप मालिक से कुछ पैसे लेकर आओगे। हर बार की तरह आज भी मालिक ने पैसे नहीं दिए, अब मैं क्या करूं। ललिता ये सोच ही रही थी कि तभी वो बेलों के ऊपर से कुछ करेले तोड़ लेती है। भूखा मरने से अच्छा है कि मैं इन करेलों को ही बना दूं। आखिर मेरी बेटी ने जो इतने प्यार से ये करेले उगाए हैं। ललिता अपने पति और अपनी बेटी को ऐसे चिंतित देखकर खुशी खुशी करेले बनाने लगती है। जैसे ही वो करेलों को काटती है तो उसके अंदर से सोने के बीज निकलते हैं
जिसे देखकर ललिता हैरान रह जाती है। अजी सुनते हो, जरा यहाँ पर आओ और जरा ये देखो, मुझे तो लगता है कि ये सोना है। हरिया करेले के बीजों को उठाकर देखता है। अरे इसमें लगने की बात नहीं है, ये तो सच में ही सोने के बीज हैं। हाँ? लेकिन ये करेले के अंदर ये सोने के बीज कहाँ से आ गए? ललिता एक एक करके सारे करेले काट देती है और हर एक के अंदर से सोने के बीज निकलते हैं। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। आखिर मेरी फूल जैसी बच्ची ने जो अपने प्यारे हाथों से इन करेले की बेलों को उगाया था, ये सब इसी का फल है। माँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि ये बेल जादुई बेल कैसे बन गई। बस मैंने तो इस बेल के सामने खड़े होकर ये कहा था कि काश ये जादुई बेल होती। लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब हमारी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उस दिन के बाद से हरिया और ललिता सोने के बीज निकाल उन्हें सुनार की दुकान पर बेच देते हैं और अपने घर की सभी जरूरत की चीजों को ले आते हैं। धीरे धीरे उनकी मुसीबत के दिन खत्म होने लगते हैं, जिससे गांव के चारों तरफ हल्ला मच जाता है। मैंने तो सुना है कि आजकल हरिया और उसकी पत्नी ललिता के पास खूब सारा सोना है, जिससे वो सुनार की दुकान पर बेचने आते हैं। अरे आजकल देखते नहीं हो कितनी महंगी महंगी साड़ियां पहनती है ललिता, लेकिन इतना सारा सोना इसके पास आ कहां से रहा है? वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी ललिता और हरिया घर से निकलते हैं और सुनार की दुकान की तरफ चल देते हैं। हो ना हो ये फिर से सुनार के पास ही जाएंगे और उसे सोना देंगे। आखिर हमें भी तो पता चले कि इतना सोना आखिर आ कहां से रहा है। चलो उसके घर में जाकर देखते हैं। कैलाश, लता और गोमती उनके घर में चले जाते हैं, जहां नंदनी करेले की जादुई बेलों के ऊपर से करेले तोड़ती है और उन्हें छील कर उनके अंदर से सोने के बीज निकाल लेती है। ये देखकर गांव के लोग अचंभित रह जाते हैं। इतना सारा सोना, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अरे अरे, बहती गंगा में क्यों ना हम भी अपना हाथ डुबो ही दे। इनके आंगन में तो वैसे भी अभी कोई है ही नहीं, वहीं जाकर कुछ करेले तोड़ लेते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो थोड़ा सा फायदा तो हमें भी होना चाहिए ना। आखिरकार हम भी हरिया और ललिता बहन के पड़ोसी जो हैं, वो तीनों आंगन में जाकर चोरी छुपे करेले की बेल से करेले तोड़ने वाले होते हैं। लेकिन तभी उनको ऊपर से जादूगरनी देख लेती है और वो अपने जादुई शक्तियों से उन्हें एक जोरदार करंट का झटका लगा देती है, जिसे खाते ही वो सभी 9-2-11 हो जाते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों को उनकी बुराई का फल भी मिलता है। ऐसा कहकर जादूगरनी वहां से उड़ जाती है। ये सब नंदिनी देख लेती है, जिसके बाद उसे असली हकीकत का पता चलता है और वो अपने माता पिता के आते ही उन्हें जादूगरनी के बारे में बताती है। उस दिन के बाद से वो जादूगरनी को हमेशा दुआएं देते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगते हैं। लाल नगर में 3 भाई युवराज, पूरब और नील अपनी 2 बहनों राधा और सिया के साथ रहते थे। उनके सर से माँ का आंचल और बाप की छाया बचपन में ही छिन गई थी। अब वो 5 ही जवान हो गए थे। अरे सिया, आज मेरा लंच रहने दो। आज क्लाइंट के साथ जरूरी मीटिंग है तो मैं खाना बाहर ही खाऊंगा। लेकिन भैया, मैंने तो लंच रेडी कर दिया है। अरे इसे तू खा लेना, मुझे देर हो रही है। अब मैं चलता हूँ। चलो आओ भाइयों। युवराज अपने तीनों भाइयों के साथ ऑफिस चला गया। माँ बाप के छोड़कर जाने के बाद तीनों भाइयों ने अपने पापा के काम को बड़े ही अच्छे से संभाल रखा था और उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तीनों भाई अपना काम ऑफिस में मन लगाकर करते थे। वहीं ऑफिस में 3 अंग्रेजन लड़कियां भी काम करती थीं, जो कि उन तीनों को बहुत ही ज्यादा पसंद थी और कुछ समय बाद उन्होंने उन तीनों अंग्रेजन से शादी कर ली। अब शादी को कुछ दिन बीत गए थे। अरे ये इंडियन चूल्हा कैसे जलाया जाता है, मेरे तो खुद भी समझ नहीं आता। जब मैं पहली बार इस किचन में आई थी तो मेरा उल्लू सा बन गया था। क्या हुआ भाभी, आपको कोई मदद चाहिए क्या? इस चूल्हे को कैसे जलाते हैं? ये लाइए मैं करके बताती हूँ। राधा चूल्हा फूंकना शुरू कर देती है। लीजिए, अब आप कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं करने वाली। अरे इस तरह से तो मेरा चांदी जैसे रंग पर लोहे की तरह जंग लग जाएगा। मैं ये नहीं करने वाली। कैटी वहाँ से चली गई। राधा और सिया ने मिलकर पूरे परिवार के लिए खाना तैयार किया। भाभी जी, हमने खाना तैयार कर दिया है, आप जरा सभी के लिए लगा दीजिए।
तीनों अंग्रेजन मिलकर टेबल पर खाना लगा रही थी। अरे ये हमारी दोनों ननद आखिर खुद को समझती क्या है, जिस तरह खाना बनाया था उसी तरह लगा भी देती। ऐसा करने से शान घट जाती ना महारानियों की, इस वजह से हमें इस काम पर लगा दिया है। बस अब बहुत हुआ, मैं अब इन्हें और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? देखती रहो। केटी वहां से चली गई। अब ये क्या करेगी? पता नहीं। इस तरह शाम हो गई। युवराज, नील और पूरब भी घर आ चुके थे। वैसे सिया, तेरे गाल बिल्कुल लड्डू के जैसे हैं, एकदम गोल। जाओ। कहाँ जाऊँ? है राधा, पूछ इससे कहाँ जाऊँ। बोल लड्डू। भैया मुझे लड्डू कहना बंद करो, आप दीदी को तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हो। अरे हमारी राधा तो खूबसूरत है, ये कहाँ लड्डू जैसी है। क्यों राधा? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है भैया। क्यों मेरी इतनी प्यारी बहन को छेड़ रहे हो? हमारी दोनों ही बहनें भगवान का हमें दिया हुआ बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कब तक इन तोहफों को अपने पास ही रखने का इरादा है? मतलब ये कि आपकी दोनों ही बहनें खूबसूरत और जवान हो चुकी हैं। अब इससे पहले इनकी खूबसूरती और जवानी झड़ जाए, इससे पहले इनकी शादी कर दीजिए। वैसे भी अपने बच्चों की शादी करना तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, और बचपन से इनके माँ बाप आप ही तो हो। बात तो आपने कई लाख की कही भाभी जी। वैसे इस लड्डू के बिना घर में मन नहीं लगेगा। मन लगाना पड़ेगा। अब क्या इन्हें हमेशा हमारी छाती पर, मेरा मतलब अपने ही पास रखना है? अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो अपनी दोनों ही बहनों के लिए एकदम लाखों में एक लड़का ढूंढूंगा। फिर क्या था, तीनों भाइयों ने अपनी बहनों के लिए अच्छे लड़के ढूंढकर उनकी शादी कर दी। शादी के बाद तीनों ही अंग्रेजन बहुत ज्यादा खुश थी। वाह कैटी, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग बिजली की तरह तेज चलता है। क्या सही टाइम पर तुमने शादी की बात निकाल कर सिक्सर मारा है। फाइनली तुम्हारी वजह से हम तीनों को ही छुट्टी मिल गई। थैंक्स। I mention not। अंग्रेजनों के दिन बड़े ही अच्छे कट रहे थे कि तभी एक हादसे में सिया और राधा के पतियों की मौत हो गई और उनके भाई उन्हें वापस उनके मायके में ही ले आए। सिया, राधा, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। जिस तरह ये घर पहले तुम्हारे लिए था, आज भी बिल्कुल वैसे ही है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे भाई ने बिल्कुल सही कहा। हम जानते हैं भैया, और हमें पूरा यकीन है कि हमारे भाइयों का प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम ऑफिस जा रहे हैं। तुम सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है? तीनों भाई ऑफिस के लिए निकल गए। अपने पतियों के जाते ही तीनों भाभियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। सुन सिया। जी भाभी, ये आप किस तरह से बात कर रही हो? वरना क्या, मैं तुझे महारानी सिया कहकर बुलाऊं? चल जल्दी से सारे घर की सफाई कर। ये क्या बदतमीजी है भाभी? हाँ बेक, ये बोली। कितनी मुश्किल से तुम दोनों बलाएं हमारी छाती पर से टाली थी, लेकिन खुशियां हमारे नसीब में ही कहाँ है। खैर जो भी हो, अब तुम यहाँ पर बस एक नौकरानी की तरह ही हो, क्योंकि जिस घर की तुम रानी थी तुम उसे छोड़ आई हो। इसीलिए जल्दी से कामों में लग जाओ। अपनी तीनों भाभियों के मुंह से इतनी जली कटी बातें सुनकर सिया और राधा कुछ भी नहीं बोल पाती, और जैसे जैसे वो अंग्रेजन उन्हें ऑर्डर देती वो वैसा ही करती। इस तरह दिन बीतते जा रहे थे। तीनों अंग्रेजनों के जुल्म भी अपनी दोनों नंदों पर बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन राजवीर, पूरब और नील ने अचानक ही काम से छुट्टी ले ली। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आज हम अम्यूजमेंट पार्क चलें। हमारी बहनें भी गहरे सदमे से उभर रही हैं, तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा। तीनों भाई अपने घर की तरफ निकल गए, तो वहीं घर पर अरे राधा, मेरी कॉफी कहाँ है? लाई भाभी। राधा सेलेना के पास कॉफी लेकर गई। सेलेना ने कॉफी के चकते ही उसे फेंक दिया। ये भी कोई कॉफी थी? इतनी बेकार, मुझे तुमसे कहना ही नहीं चाहिए था। अब जल्दी से साफ करो इसे और मेरे लिए दूसरी कॉफी लेकर आओ। तो वहीं दूसरी तरफ अरे सिया, तुमने अभी तक बाथरूम साफ नहीं किया, मुझे नहाना है। अभी करती हूँ। दोनों बहनें बुरी तरह अपनी भाभियों का अत्याचार सहन कर रही थी, लेकिन ये सारा मंजर उनके भाइयों ने अपनी आंखों से देख लिया था। सिया क्यों बाथरूम साफ करेगी? यहाँ चल क्या रहा है? आप? अपने भाइयों को देखकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। तीनों भाइयों को भी अब सब कुछ समझ आ गया था। भैया, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम्हें हम तीनों ने कितने नाजों से पाला था बहनों,
कभी तुम्हारे होठों की हंसी कम ना हो, इस चक्कर में हमने अपनी हंसी मिटाई, लेकिन आज हमारी बीवियों ने हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे गलती हमारी ही है जो हमने अपनी बहनों को तुम्हारे साथ अकेला छोड़ा। अरे इन पर जुल्म करने से पहले एक बार भी तुम्हें हमारा ख्याल नहीं आया? तीनों अंग्रेजन बिल्कुल चुप खड़ी हुई थी। अपने पतियों का उनकी बहनों के लिए प्यार देखकर उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। हमें आप सभी माफ कर दीजिए, हम न जाने कौन से घमंड में अंधे हो गए थे। आज हमें एहसास हो रहा है कि असली परिवार किसे कहते हैं। हमें एक बार अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपकी जगह और कोई होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। प्लीज आप माफी मत मांगिए। सिया ने सही कहा। अगर तुम्हें एक मौका ही चाहिए तो तुम हमारी बहनों के लिए अच्छे लड़के ढूंढने में हमारी मदद करो। बिल्कुल। फिर क्या था, तीनों अंग्रेजन भाभियों ने अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी नंदों के लिए अच्छे लड़के ढूंढे और फिर खुशी के साथ उनकी शादी की और सभी खुशी खुशी रहने लगे।